ओके गाइस, तो अपन करेंगे आज रिवीजन मैथ्स का। ठीक है। इसमें मैंने मिक्सचर डाला है आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तुम्हारा सिलेबस आज मिल जाना चाहिए मुझे। मिल गया लेकिन वो कंफ्यूजिंग है। खैर, यहाँ पे मिक्सचर डाला हुआ है। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो। ये हो गया आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8। डिग्री होता क्या है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाइएस्ट पावर, हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है भाई साहब? डिग्री आपका, डिग्री इज 2। ठीक है, यहाँ पे डिग्री आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? डिग्री इज 2। टेक द करेक्ट आंसर। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, इसको क्या करना है भाई साहब? फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3। इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे बोलो? यहाँ पे अपन स्प्लिटिंग द मिड टर्म करेंगे। तो ये 3 एंड यहाँ पे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना हो गया बोलो? 3। और इसके फैक्टर्स में से 2 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 3 और 1, 3 माइनस 1 प्लस में लाना है आपका। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया y इंटू वाई प्लस 3 माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, y माइनस 1 इंटू ये हो गया y प्लस 3, y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई साहब इसका? y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके। An aluminum sheet is rolled into a cylinder about its width, hence the width of the paper becomes height. ठीक है, if the width of the sheet is 28 centimeter, the volume of the cylinder formed is 8,800 centimeter cubic. Find the radius of the cylinder formed. तो आपका भाई साहब यहाँ पे सिलेंडर है। ठीक है, an aluminum sheet is rolled into a cylinder. इसको अपन ने रोल किया है एज अ सिलेंडर। An aluminum sheet is rolled into a cylinder. ठीक है, about its width। ठीक है, about its width, width मतलब ये हो गया भाई साहब आपका हाइट। ठीक है, about its width। ठीक है, और लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे है, ये हो गया रेडियस r। दिस इज रेडियस r। An aluminum sheet is rolled into a cylinder about its width, hence the width of the paper becomes its height। तो width इसका हाइट हो गया भाई साहब। ठीक है, if the width of the sheet is कितना है? width या हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 28 सेंटीमीटर। width of the sheet is, अच्छा जी तुम हो यहाँ पे। इनके साथ बैठ जाओ भाई साहब, इनके साथ। पेपर मेरे पास, या तो इनके साथ बैठ जाइए। क्यों, उससे उससे डरता है तू? मारा है क्या तू? ओके, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। इफ द विड्थ ऑफ द शीट इज 28 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम इज 8,800 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, क्लियर है? आपको यहाँ पे फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? माथा पीटने से नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज इक्वल टू 8800 सेंटीमीटर क्यूबिक। अभी कर लो बस। अब यहाँ पे 22/7 हो गया पाई। आर की वैल्यू यहाँ पे नहीं मालूम है आपको, है ना? फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो आर स्क्वायर इनटू एच की वैल्यू कितनी है बोलो? 28 इज इक्वल टू 8800 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, क्लियर है? ये है आपका भाई साहब कितना? सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर एक और ये एक सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 4 जा 28, 22 4 जा कितना हो जाएगा? 88 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8800 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो देयरफॉर आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 88। तो ये हो गया आपका कितना? 100। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आर की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? 10 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 10 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके।
चलिए बस अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, a रेज टू m इज इक्वल टू 1 बाई a रेज टू माइनस m। क्या ये सही है, ट्रू और फॉल्स? बोलो भाई साहब, क्या ये सही है? सही होगा ना भाई साहब। देखो a रेज टू m, अगर मैं करूं यहाँ पे 1 बाई a रेज टू माइनस m, अभी 1 बाई a रेज टू माइनस m मतलब कितना होता है, 1 बाई a रेज टू m। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई a रेज टू m। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू a रेज टू m बाई 1, ये हो गया a रेज टू m, दिस विल बी a रेज टू m। तो क्या ये सही है? देखो LHS और RHS आपका बराबर हो गया, सो दिस विल बी ट्रू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए भाई साहब, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। हो गया, डन 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 डन। यहाँ पे क्या है, देखो वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ राइट एंगल, नेम द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। भाई देखो पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब ऑब्वियसली ये और ये पैरेलल है, और ये वाला और ये वाला पैरेलल है। एक एंगल आपका भाई साहब 90 डिग्री का है। हमको मालूम है क्या, कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, बोलो, ठीक है, ओके। और हमको क्या मालूम है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स मतलब एक के बाद एक एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमको देखो ए बी सी डी दिया हुआ है, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब पैरेललोग्राम दिया हुआ है क्या, ए बी सी डी, और हमको यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए की वैल्यू है 90। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल सी इज आल्सो इक्वल टू 90 बाय ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है कि नहीं? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। एक के बाद एक जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। वाई? इनको हम कौन से एंगल्स बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। याद है को इंटीरियर एंगल्स? सब ऐसे मुंडी हिला रहे हैं, मतलब पहली बार जीवन में ये सब देख रहे हैं। देखो ये आपका एक पैरेलल लाइन हो गया, ये आपका एक पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है। अगर हमने भाई साहब ऐसा लाइन खींचा यहाँ पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, और इनका सम कितना होगा, 180, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये पैरेलल लाइन से तो है और ये ट्रांसवर्सल है। एंगल ए प्लस एंगल बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। वाई? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स आर आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो भाई साहब बताइए एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, प्लस एंगल बी, इसकी वैल्यू है कितनी, 180 डिग्रीज। तो देयरफॉर एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, दैट इज हाउ मच, 90 डिग्रीज। एंगल बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 90 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या हुआ, क्या तकलीफ? रुको ना, पहले इसका तो कर ले, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल बी की वैल्यू, ये आपका 90 हो गया, ये आपका 90 हो गया। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्यों, एंगल डी और एंगल बी बराबर है, एंगल डी और एंगल बी बराबर है। व्हाई? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो सारे 90 हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं पैरेललोग्राम एबीसीडी, पैरेललोग्राम एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, रेक्टेंगल, ठीक है।
तो ये असर्शन तो राइट है आपका। रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 राइट एंगल्स, क्या ये होगा भाई साहब? यस। ठीक है। रीजन क्या होता है, मतलब रीजन में दिया हुआ है कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल होता क्या है? इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 राइट एंगल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड राइट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्लेनेशन ये है कि ए अगर 90 है तो ये भी 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। इस तरह से हमने प्रूव किया है कि सारे एंगल्स 90 हो रहे हैं। अगर सारे एंगल्स 90 हमने प्रूव कर दिए तो ऑब्वियसली वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। दैट इज हाउ यू प्रूव इट। यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? असर्शन इज राइट, रीजन इज ऑल्सो राइट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो विच वन, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस में काफी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दोनों भी सही है, लेकिन क्या दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो पहले वाले का रीजन है? नहीं, पहले वाले का रीजन नहीं है ये। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, इसको करना है 3/4 रेज टू 5 डिवाइडेड बाई 5/3 रेज टू 5। यहाँ पे आपका कितना है? 3/4 रेज टू 5 डिवाइडेड बाई 5/3 रेज टू 5। ठीक है, क्लियर है? कितना हो जाएगा बोलो? इसको पहले अपन क्या लिख सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग भूल रहे हो। देखो, ए बाई बी अगर हम करते हैं, रेज टू m इज इक्वल टू बी बाई ए रेज टू -m। याद करो। अरे चाचा और चाची लोग, भाई साहब, यहाँ पे a बाई बी रेज टू m, अगर b बाई ए रेज टू -m करूं तो क्या हो जाएगा बोलो? भाई b बाई ए है रेज टू -m, कितना होगा? 1/b/a रेज टू m, है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/b/m/a/m। ये भाई साहब ऊपर जाएगा, तो a m/bm विच विल बी हाउ मच? a/b/m। सिंपल। ठीक है, तो अगर a/b/m है, उसको अपन लिख सकते हैं b/a रेज टू-m। ओके, तो यहाँ पे देख लो भाई साहब, 3/4 है रेज टू 5। अच्छा, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे इसकी। ओके, यहाँ पे है 3/5, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 3/4 डिवाइडेड बाई 5/3 रेज टू 5। ठीक है, अगर a रेज टू 5 है डिवाइडेड बाई b रेज टू 5 है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a/b रेज टू 5 लिख सकते हैं बोलो। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/4 इंटू 3/5 रेज टू 5। so that will be 9/20 रेज टू 5, 9/20 रेज टू 5। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फैक्टराइज दिया हुआ है, चलिए सोचिए जरा इस सवाल के बारे में फटाफट से। फैक्टराइज 55x z का स्क्वायर प्लस 99x³ z। चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट।
हो गया? हाँ, नहीं, क्यों क्यों नहीं हो रहा है? अरे लेकिन कैसे करेंगे पहले ये बताइए, कोई तू बता, कैसे करेंगे फैक्टराइज? अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। संस्कारम। अरे पहले कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। 55 और 99 किसके टेबल में आते हैं? 11 के टेबल में आएंगे। ओके, और क्या है बोलो? एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स क्यूब जेड है, इसमें से कम क्या बाहर निकल सकता है? एक्स जेड तो बाहर निकल सकता है ना, ठीक है? ओके, तो कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे अपन 55 है ना, तो हम यहाँ पे 11 को बाहर निकालते हैं, और एक्स जेड स्क्वायर है, ये हो गया एक्स और ये जेड, ये एक्स और ये जेड को बाहर निकाला हमने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5z प्लस 9, ये z गया बाहर, और यहाँ पे कितना बचा? x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये? देखो यहाँ पे एक x और z बाहर चला गया है, तो कितना बचा? z। ओके, यहाँ पे भाई साहब एक z बाहर चला गया है, तो कितना बचा? 9x स्क्वायर। बस हो गया खत्म, ठीक है? सो व्हाट विल बी द आंसर? 11xz 5z प्लस 9x स्क्वायर। सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, काहे कंफ्यूज आ रहे हैं भाई साहब? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। इफ y be any non-zero integer then y raised to 0 is equal to, तो y raised to 0 भाई साहब कितना हो जाएगा? y raised to 0 is equal to, नॉन जीरो इंटीजर है तो ये 1 हो जाएगा भाई साहब। एनीथिंग रेज टू 0 विल ऑलवेज बी 1, ठीक है? 0 रेज टू 0 नहीं, कोई और दूसरा नंबर अगर है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर वो रेज टू 0 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है? so this will be basically equal to 1। 2 रेज टू 0, यहाँ पे है भाई साहब आपका 2 रेज टू 0 प्लस 4 रेज टू माइनस 1 इंटू 2 रेज टू 2, ये भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? 2 रेज टू 0 इज 1 प्लस 4 रेज टू माइनस 1 इज 1/4 इंटू 2 रेज टू 2 दैट इज 4, तो ये हो गया आपका कितना बोलो? ये हो गया 4, 4 1 जा 4 प्लस 1, ठीक है, इंटू 4, तो ये हो गया आपका कितना? 5/4 इंटू 4, ये कैंसिल, ये हो गया आपका 5, ठीक है? दिस विल बी बेसिकली कितना? 5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आतम? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से। डन 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 डन। अब क्वाड्रिलेटरल है, कितने एंगल्स होंगे भाई साहब? क्वाड्रिलेटरल है 4 एंगल्स, तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल हैज गॉट 4 एंगल्स, ठीक है? द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आपका भाई साहब कितना है? अंडर रूट ऑफ 99 इंटू अंडर रूट ऑफ 396, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? अरे बोलो ना बोलो, कितना होगा वैल्यू? अरे कर लो ना, देखो 396 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 या 2 से करना है, 2 से भी कर सकते हो। 3 13 जा 39, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, अभी भाई साहब 4 11 जा 44। समझ में आ रहा है ये? ओके, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 99 को अपन क्या लिख सकते हैं? 99 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 11, तो इसको अपन ने लिखा भाई साहब 9 इंटू 11 इंटू 396, 396 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 3 हो गया 9, 4 इंटू 11, तो 9 का बाहर क्या आएगा भाई साहब? 3, ये हो गया 3 अंडर रूट 11 इंटू, इधर 9 का कितना आया? 3, 4 का कितना आया? 2, है ना? ठीक है, 9 का अंडर रूट कितना है? 3, 4 का अंडर रूट कितना है? 2, और ये हो गया अंडर रूट 11, ठीक है?
3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और यहाँ पे अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 11। ठीक है भाई, देखो ना अंडर रूट 11 है इंटू अंडर रूट 11 कितना आ जाएगा। अभी इसको ऐसे देख लो यार, अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11, ये हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट 11 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 18, ये हो गया 18, 8 8 प्लस 1 9, 198, 198। ठीक है 198। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फैक्टराइजेशन। हो गया, डन डन डन। ओके, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1, यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। इसमें से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ए को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा बोलो, बी माइनस 1। और इसमें से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 1 को कॉमन निकाला, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन हो जाएगा। माइनस जैसे ही कॉमन निकाला, अंदर का क्या हो जाएगा, बी माइनस 1। समझ में आ रहा है ये? अरे देखो ना, -1 को अगर बी से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, माइनस बी, और -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, +1। क्या हुआ भाई, जब आप माइनस को बाहर निकालते हैं तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे -b+1 है ना, इन दोनों में से अगर -1 को मैं कॉमन निकालता हूँ तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएगी। ये क्या है भाई साहब, -b का हो जाएगा +b, और ये +b b 1 का हो जाएगा -1। देखो -1 इंटू बी करूँ तो कितना आएगा, -b, और -1 इंटू -1 करूँ तो कितना आएगा, +1। देखो वही आ रहा है। ठीक है, तेरा जब भी आप माइनस को बाहर निकालते हैं, अंदर के फैक्टर्स जो है उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे -1 को बाहर निकाला है, तो अंदर हमारा क्या हो गया, b-1। ठीक है, यहाँ पे भी b-1। अभी b-1 दोनों में कॉमन, तो b-1, और यहाँ पे आ गया आपका a-1। ठीक है, b-1 एंड a-1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो कौन सा हो जाएगा आपका भाई साहब, पहला वाला। ठीक है, a-1 एंड b-1। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इसको एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपैंड करना है भाई साहब, 1256.249। so this is 1256.249। चलिए इसको एक्सपैंड कीजिए जरा,
देखो ये क्या है, 1000 है ना, तो 1 इंटू 10⁻³ प्लस 200 है, तो 2 इंटू 10⁻², प्लस 50 है, 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, यहाँ पे कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻² प्लस 9 इंटू 10⁻⁻3। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? माइनस में आएंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं 0.2 लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है, 2/10 ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 0.04 लिख रहा हूँ, 0.04, तो इसका मतलब क्या होगा, 4/100, तो मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻², है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये अगर मैं 0 पॉइंट, देखो कितने जीरो, 009, 0.009 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, 9/1000, मतलब क्या होगा, 9/10⁻³ मतलब हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻⁻3। समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज द एक्सपेंशन। कौन सा ऑप्शन होगा भाई साहब? ए वाला ऑप्शन में ना। ठीक है, सो दिस वुड बी दी ऑप्शन ओ, दिस वुड बी दी ऑप्शन ओ। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब चलते हैं। Name the following parallelogram. The diagonals are unequal and the adjacent sides are equal. देखो भाई साहब, अगर कोई पैरेललोग्राम है, ये समझ लो आपका रोम्बस है। रोम्बस इकलौता पैरेललोग्राम है जहां पे डायगोनल्स अनइक्वल और एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे ना। देखो भाई साहब, ये डायगोनल, एक छोटा वाला डायगोनल, ये बड़ा वाला डायगोनल हो गया और छोटा वाला डायगोनल हो गया। ठीक है, और भाई साहब क्या बताया गया कि ये साइड्स आपके बराबर है। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, एक के बाद एक वाली साइड्स, तो ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, डायगोनल्स आर अनइक्वल, तो डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू डायगोनल बी डी, डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये भाई साहब बराबर नहीं है। और क्या दिया हुआ है भाई साहब आपका, ए डी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस इज अ रोम्बस, ये हो जाएगा आपका रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जहां पे एडजेसेंट साइड्स आपके बराबर है। ठीक है, साइड में कहां से बराबर होगा, हाँ तो सारे साइड ही बराबर हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड का बराबर होना मतलब सारे साइड ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, काइट में कहां बराबर है, एडजेसेंट साइड नॉट इक्वल काइट। अभी देखो काइट का कैसा है, काइट अगर आप देखोगे भाई साहब, ये दिस, ये दिस, ठीक है, ये आपके एडजेसेंट साइड्स कहां बराबर है,
इसके बाद वाला साइड ये अगर मैं लूं, तुम इसको मत देखो, चलो ये दोनों एडजेसेंट साइड बराबर है, लेकिन ये कहाँ बराबर है, इट इज नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है सारे एडजेसेंट है, मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, सारे एक के बाद एक साइड जो है वो इक्वल है। अगर ऐसा है तो वो रोम्बस ही हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं। समझिए यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल, आपके रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और कौन सा फिगर है जिसमें आपके डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स आपके बराबर हो जाते हैं, बट रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स बराबर नहीं होते। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। What will be the unit of squares of the following numbers? 3853 यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स, नहीं 9 नहीं होगा, 3 आया है ना आपका, अच्छा इसका स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबर है 3853, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 9, भले बाकी का कुछ भी आए, लेकिन यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा 9, क्यों, क्योंकि लास्ट में आपका है 3, तो 3 into 3 तो होना ही है भाई साहब, ठीक है। 3 into 3 would be 9, so the unit digit of the square of the number would be 9, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। x is proportional to y and x1 is equal to 5, y1 minus 210 and x is equal to 2, then y1 x is proportional to y, x1 is equal to 5, ओके यहाँ पे x इक्वल टू है, सॉरी ये भाई साहब आपका इक्वल टू है। चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट, डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है। हो गया, अरे कहाँ नहीं हो रहा है भाई साहब, ये सब एक एक मार्क्स से सवाल है, क्यों नहीं हो रहा है। देखो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब क्या है, x जितने टाइम से बढ़ेगा y भी उतने टाइम से बढ़ेगा, है कि नहीं। ये जब भी होगा इसका मतलब ये है कि भाई साहब x, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू के वाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, वेयर के इज अ कांस्टेंट, जब भी प्रोपोर्शनलिटी होते है हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू के वाई वेयर के इज अ कांस्टेंट। अभी देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू, पुटिंग पुटिंग x1 is equal to 5 and y1 is equal to 210, अपन क्या लिख सकते हैं, देखो x1 की जगह पे लिखो 5 is equal to k into 210, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपॉन 210, सो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन 210, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1/42, थ्योरम भाई साहब 1/42। अभी यहाँ पे देखो x2, तो x2 विल बी इक्वल टू k इंटू y2, है कि नहीं। भाई देखो x1 की वैल्यू k इंटू y1 हुई, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू, यहाँ पे आपका x2 का क्या दिया हुआ है 2, k की वैल्यू आपने कितनी निकाली 1/42 इंटू y2, ठीक है। तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 42 इसके साथ मल्टीप्लाई सॉरी 2 इंटू 42, देयरफॉर y2 की वैल्यू कितनी हो गई 84, ठीक है, y2 की वैल्यू हो गई 84। वैसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया सवाल को करने का, तो यहाँ पे आपका भाई साहब 84 आ गया। दूसरा क्या है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो x1 बाई y1 विल बी इक्वल टू x2 बाई y2, क्योंकि अगर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होता है तो डिवीजन इज अ कांस्टेंट,
डिवीजन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, कह रहा भाई साहब x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे बोलो। x1 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू कितनी है बोलो 210। x2 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू नहीं मालूम। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू y2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 210। ठीक है y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 210 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 2 जा, तो ये हो गया आपका 84। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी होगी 84। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी अ, नहीं नहीं नहीं, 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, इट विल बी अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर पैरेललोग्राम फैमिली में आता है। ठीक है, डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, कोई भी दो, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इट हैज टू बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम ले लो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो। ठीक है, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये इक्वली एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। दे आर बेसिकली डिवाइडिंग ईच अदर इक्वली। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट each other, if diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it's a parallelogram. Then it's a parallelogram. Clear है भाई साहब? Are we clear? Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब ये करना है फटाफट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, जल्दी से। हो गया, डन डन डन। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। भाई साहब बताइए 89722, आशा ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? बोला बोला।
तो 2378 नहीं हो सकता। लास्ट यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, यूनिट्स डिजिट ऑफ अ perfect square, units digit of a perfect square can never be 2, 3, 7 और 8। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके ओके। The diagonals of a parallelogram ABCD intersect at O. Angle BOC minus 90, angle BDC is equal to 50, then angle AOB ये कितना हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD, A B C और भाई साहब D। The diagonals of a parallelogram intersect at O. The diagonals intersect at O. The diagonals of a parallelogram intersect at O। ठीक है, ओके। एंगल BOC इसकी वैल्यू कितनी है भाई? एंगल BOC माइनस 90 इक्वल होगा भाई साहब, ये इक्वल टू होगा भाई साहब। BOC की वैल्यू है भाई साहब 90, ठीक है। एंड एंगल BDC इसकी वैल्यू है भाई साहब कितनी? 50 डिग्री। तो आपका एंगल AOB का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सिंपल है भाई साहब, 90 होगा। ठीक है, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, है ना? क्यों? क्योंकि भाई साहब ये बनता है आपका लीनियर पेयर, ये बनता है आपका लीनियर पेयर। तो AOB, एंगल AOB हो गया और एंगल BOC 90 डिग्री हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस विल बी 90 डिग्री। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपल? ओके ओके ओके, बोला हाँ, बोला जल्दी से बोला। अच्छा, the least number by which 125 we multiply to make it a perfect square, कैसे करेंगे इसको? हाँ चाचू, हाँ क्यों? याद है? नहीं, 5 आंसर करेक्ट है। 125 5 का क्यूब है। ओके, तो उसको स्क्वायर बनाने के लिए एक और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका देखो 125 है, 125 बेसिकली क्या हो जाएगा? 5 25 जा 5 5 जा और ये 5 1 जा, ठीक है। तो अपन 125 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 5 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बच्चा पार्टी हो जाएगा 5⁴। तो 125 इंटू 5 आ जाएगा, विच इज बेसिकली 625। इसका अपन अंडर रूट निकालेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। द लीस्ट नंबर बाय विच 125 needs to be multiplied to make it a perfect square is 5. Using prime factorization method, find the following numbers. Find the following numbers of perfect squares. Prime factorization method, तो आपका भाई साहब यहाँ पे है 2916, 2 14 are 28, 2 5 are 10, 2 8 are 16, 2 7 are 14, 2 2 are 4, भाई देखो 2 9 are 18, ठीक है। 3 24 3, 3 8 are 24, 3 1 are 3, 3 27 are 3 9 are 3 3 are और 3 1 are, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब 2916 को अपन क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो अगर अपन ने यहाँ पे अंडर रूट कर दिया तो ये पूरा अंडर रूट हो जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 8, 9 3 27, 27 2 54। तो अंडर रूट ऑफ 2916 इज 54, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 2916 इज 54। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट।
डन हो गया। एक्स क्यूब माइनस 64, अरे भाई साहब हुआ कि नहीं? तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 64, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? एक्स का होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखो भाई साहब, ऐसे देख रहे हैं मतलब पहली बार। नहीं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आया आपका क्या? एक्स का होल क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 इंटू यहाँ पे कितना होगा बोलो? ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना? एक्स माइनस 4 इंटू यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 60, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब, क्लियर है? कैसे एक्स स्क्वायर करेगा? अरे कॉमन कैसे निकालोगे? यहाँ पे एक्स क्या कैसे निकालोगे बताओ? 64 है तो इसका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है ना? और ये कितना होगा? ये होगा आपका 4 इंटू 16। अब क्या करोगे? कैसे निकालोगे? कॉमन है क्या? निकाल तो तभी सकते हो ना जब ये कॉमन हो। एक्स और 4 कॉमन है क्या? एक्स और 4 में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स अलग है 4 अलग है, तो कैसे निकालोगे तुम कोई चीज को तभी निकाल सकते हो जब कॉमन हो। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 55x स्क्वायर माइनस 99y स्क्वायर, अभी इन दोनों में मेरे को 11 कॉमन दिख रहा है, तो 11 को कॉमन निकाल के मैं लिख सकता हूँ 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो भाई कॉमन ही नहीं है कुछ, x और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तुम क्या निकालोगे? नहीं निकाल सकते, ठीक है। देयर इज नथिंग इन कॉमन बिटवीन देम, नहीं कर सकते हम वैसा। हमको a क्यूब माइनस बी क्यूब से ही करना पड़ेगा, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। कॉमन होने का स्कोप तो होना चाहिए ना। एक्स एक अलग चीज है, 4 एक अलग चीज है। एक्स एक वेरिएबल है, 4 एक कांस्टेंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose साइड इज 1.5 डेसीमीटर। 1.5 डेसीमीटर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट विल बी 1.5 डेसीमीटर का भाई साहब क्यूब, ठीक है। 1.5 डेसीमीटर का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? this will be 1.5 into 1.5 into 1.5 डेसीमीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका कितना? 225 into 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 2 जा 10, 1 11, ये हो गया आपका 5 2 और ये 2, 5 7 3 3, ये हो गया आपका 3 3 7 5, एक दो तीन, एक दो तीन, तो ये हो गया 3.375 डेसीमीटर क्यूबिक। और एक डेसीमीटर क्यूबिक मतलब कितना होता है? 1 लीटर। हाँ, लीटर लीटर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूबिक, 1 डेसीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर, तो यहां पे हम बोल सकते हैं इसको 3.375 लीटर्स, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो बस अब इसको करना है। और मुझे ना कल कल ये पूरा कंप्लीट चाहिए होमवर्क शीट, समझ में आता हूँ, ये घर जाएगा और फिर होमवर्क शीट मेरे पास एक एक्स्ट्रा, पता नहीं क्यों ये गड़बड़ हो गया। तेरा तो कल टेस्ट है, तेरा रहने दे, तू इनको दे दे। कल तुम्हारा टेस्ट है ना, इस पे लास्ट वाले चैप्टर पे, तो कल तुम उसका तैयारी करके आना, तुम्हारा होमवर्क ठीक है चलेगा इसको, ठीक है। ओके, फैक्टराइज भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x माइनस 17x माइनस 30, कैसे करेंगे बोलो? दिस एंड दिस मल्टीप्लाई,
तो 2 into 30 ये कितना हो गया भाई साहब आपका 60। अभी 60 का क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। 60 के फैक्टर्स में से कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको क्या दे दे -17 दे दे, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। ठीक है चलिए करते हैं भाई साहब यहाँ पे 60 2 30 जा 60 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। ठीक है क्लियर है भाई साहब। अभी इसमें से हमको कुछ एक ऐसा तिकड़म लगाना है जिसमें हमारा -17 आ जाए। 5 3 जा 15 और ये भाई साहब कितना है 4 नहीं होगा भाई साहब। 2 3 जा 6 5 2 जा 10 नहीं होगा भाई साहब। 3 2 जा 6 5 2 10 ओके 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 हाँ इसमें हो जाएगा भाई साहब देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और ये बचा 5 तो 12 इंटू 5 60 होता है। मुझे क्या चाहिए -17 तो -12x -5x हो जाएगा -17x है कि नहीं। ठीक है कर लेते हैं इसको भाई साहब। तो 2x² -12x -5x नहीं होगा ये क्यों नहीं होगा बता सकते हैं भाई साहब। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो अंदर प्लस आ जाएगा इसके वजह से ये नहीं हो सकता। भाई साहब ऐसा नहीं हो सकती है। 4 4 3 3 2 6 6 2 12 12 5 60 ओके। हाँ ये नहीं हो सकता क्या समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो सकता। देखो अगर मैं करने जाऊँ ना इसको क्या हो जाएगा देखो ये 2x आया यहाँ पे क्या बचेगा बोलो x -6 और अगर मैंने -5 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे दोनों में प्लस हो जाएगा x +6। अभी अगर तुम ध्यान से देखो ये दोनों कॉमन फैक्टर्स नहीं है एक x -6 आ गया और एक x +6 तो ये जोड़ी नहीं जमेगी फिर हमको और कोई दूसरा तिक्रम देखना पड़ेगा। ठीक है तो यहाँ पे आपका देखो 2 2 4 अगर मैं ऐसे जाऊं 2 2 4 4 5 20 20 -3 कर दूं तो 17 आएगा। ठीक है ओके तो यहाँ पे 20 इंटू 7 ठीक है सॉरी 2 2 4 4 5 20 20 इंटू 3 20 इंटू 3 ये भी आपका 60 होता है। अभी यहाँ पे -17 है तो -20 +3 ये हो जाएगा आपका -17 मतलब -20x +3x इज इक्वल टू -17x। अब इसका तिकड़म हम लगाते हैं यहाँ पे देखो 2x² ये हो गया आपका -20x +3x -30। ठीक है ओके इनमें से अपन हम अगर लगाते हैं तो 2x कॉमन निकाला कितना बचेगा x -10 इनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3 तो x -10 तो ये हो गया आपका x -10 और ये हो गया आपका 2x +3 अब बराबर है भाई साहब। अब देखो दुनिया बराबर ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी कॉमन फैक्टर उठा लोगे तो उससे बात बन जाएगी। कभी कभी आपको साइंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। यहाँ पे जो -17 था वो उससे एडजस्ट नहीं हो पा रहा हमने जो निकाला तो हमको दूसरा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर इधर x -6 आया तो इधर भी x -6 आना चाहिए। अगर इधर x +6 आया तो इधर भी x +6 आना चाहिए। जैसे देखो इधर x -10 आया है तो इधर भी x -10 आया तभी हम कॉमन फैक्टर उठा पाएंगे अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है अगर हम इसको करने जाएंगे आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। चलिए हमने डाल तो दिया कि हाँ चलो -17 तो आ गया लेकिन अगर मैं इसको सजाने जाऊं तो आई एम गेटिंग समथिंग हियर which is totally different from what I'm getting here and hence I cannot take out a common factor। यहाँ पे मेरा फैक्टराइजेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है देन आई विल हैव टू हंट फॉर समथिंग एल्स। हमको देखना पड़ेगा कि -17 और किससे आ सकता है तो 2 2 4 4 5 20 20 -3 से 17 आ सकता है। अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि -17 है -17 है तो -20 +3 करना पड़ेगा तो -20 +3x ये आपका -17x होगा जिसको अपन सजाएंगे ऐसे ही। ठीक है -20x +3x इसमें से अगर 2x निकाला तो ये बन गया आपका। Are we clear to this one people? You have to be cautious. I want the homework to be done without fail। अब बहुत मानेंगे बता रहे हैं। अब पेरेंट्स को बुलाऊंगा मैं अगर कल मेरे को ये होमवर्क नहीं मिला तुम लोग बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करते हो मैं पेरेंट्स को सीधा फोन करूंगा तुमको यहाँ पे 3 घंटे तक रुका के रखूंगा। ठीक है और भर भर के होमवर्क दूंगा एनसीईआरटी की बुक दे दूंगा सीधा सॉल्व करो भाई साहब।